नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका तीन खबर सबकी नजर में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। आज हम इन तीन खबरों पर बात करने जा रहे हैं और सबसे पहले एक संक्षिप्त परिचय इन तीनों खबरों का हम आपको दे दें। पहली खबर शेयर बाजार से है। यहां शेयर बाजार ने आज भी निराश किया। सुबह की शुरुआत गिरावट के साथ हुई। बुधवार रात को गौतम अडानी ने एफपीओ रद्द करने का ऐलान किया था। इसी पर आज हमारी पहली खबर होगी। दूसरी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां अब शराबबंदी के मुद्दे पर उमा भारती आर पार की लड़ाई के मूड में है। ओरछा में शराबबंदी के मुद्दे पर उमा ने मोर्चा संभाल लिया है। इस पर आज हम बात करेंगे। वहीं तीसरी खबर छत्तीसगढ़ से होगी, जहां कल अंबिका सिंहदेव के पति की फेसबुक पोस्ट के बाद अब सियासत तेज हो गई है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर सिंहदेव के अपमान करने का बयान दे दिया है। तो इन तीन खबरों पर आज सबकी नजर होने जा रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। बाजार से संसद तक उठा पटक। जी हां, शेयर बाजार से जुड़ी हुई यह खबर है। शेयर बाजार में गिरावट और अडानी ग्रुप के मुद्दे पर संसद में आज विपक्ष जोरदार हंगामा कर रहा है, जिसके बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने मांग की है कि अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट मामले में जेपीसी बनाकर जांच की जानी चाहिए। इसी बीच आरबीआई ने बैंकों से अडानी ग्रुप को दिए कर्ज को लेकर जानकारी भी मांगी। इसके पहले बुधवार रात अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड ने 20,000 करोड़ रुपए के फुली सब्सक्राइब्ड एफपीओ को रद्द कर दिया था। इसके बाद अब इन्वेस्टर्स का पैसा वापस किया जाएगा। बुधवार को अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर 26.70% गिरकर 2179.75 पर बंद हुआ था। शेयर में आई जबरदस्त गिरावट के कारण ही अडानी ग्रुप ने एफपीओ वापस लेने का फैसला लिया है। गौतम अडानी ने एफपीओ रद्द करने के बाद एक वीडियो मैसेज दिया। इसमें इन्वेस्टर्स का शुक्रिया अदा किया। वीडियो में अडानी ने कहा कि पिछले हफ्ते स्टॉक में हुए उतार चढ़ाव के बावजूद कंपनी के बिजनेस और उसके मैनेजमेंट में आपका भरोसा हमारे लिए आश्वासन देने वाला है। मेरे लिए मेरे निवेशकों का हित सर्वोपरि है, बाकी सब कुछ सेकेंडरी है। इसलिए निवेशकों को संभावित नुकसान से बचाने के लिए हमने एफपीओ वापस ले लिया है। बोर्ड ने महसूस किया कि एफपीओ के साथ आगे बढ़ना नैतिक रूप से सही नहीं होगा। तो गौतम अडानी ने खुद अपनी वीडियो बाइट जारी की है और निवेशकों का आभार जताते हुए ये कहा है कि मैं एक बड़ा फैसला लेने जा रहा हूं। मैं 20,000 करोड़ रुपए का जो एफपीओ है, जो निवेशकों के पैसे हैं, उन्हें फिलहाल वापस लौटाने जा रहा हूं। इसके साथ ही ये भी स्पष्ट किया गया है अडानी समूह की तरफ से कि तमाम जो योजनाएं हैं, जो प्रबंधन के काम है, उसका इस पर किसी भी तरह का असर नहीं होगा। लगातार ये जो काम है वो अपने जारी रहेंगे। जो रणनीति है अडानी ग्रुप की आगे बढ़ने की, निवेशकों को आगे ले जाने की, वो यथावत रहेगी। उसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा। लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई, इसकी पृष्ठभूमि पर आपको लिए चलते हैं। दरअसल पिछले सप्ताह अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट सामने आई। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि अडानी समूह से 88 सवाल पूछे गए थे। ये 88 सवाल ऐसे थे जो अडानी ग्रुप के विभिन्न व्यापारों में जो शीर्ष पद पर व्यक्ति आसीन है, जो कि अडानी परिवार से ही ताल्लुक रखते हैं, उनसे संबंधित थे कि नियमों को ताक पर रखकर कुछ व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है, जिन पर पहले से ही कुछ केसेस भी रजिस्टर्ड हैं। ऐसे में यह किस आधार पर किया गया। इसके अलावा पारदर्शिता को लेकर भी कुछ सवाल थे। कुल 88 सवालों का ब्यौरा हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में दिया है और अडानी ग्रुप ने उस पर किसी भी तरह का जवाब नहीं दिया था। लेकिन 3 दिन पहले इस पर जवाब भी पेश किया जा चुका है। जी हां, आपको स्पष्ट कर दें कि 3 दिन पहले अडानी समूह की तरफ से 88 सवालों में से 68 के जवाब दे दिए गए हैं। और अडानी समूह ने यह भी कहा कि ये अडानी समूह को बदनाम करने की एक सोची समझी रणनीति है, साजिश है। जो सवाल किए गए हैं वो पूरी तरह से तथ्यात्मक नहीं है और वो सिर्फ कॉपी पेस्टेड सवाल है। जी हां, अडानी ग्रुप की तरफ से दावा किया गया ये सिर्फ कॉपी पेस्टेड सवाल है। इनका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। केवल और केवल अडानी समूह को बदनाम करने की साजिश है। लेकिन इसका जो सीधा असर है अब वो शेयर बाजार पर दिख रहा है। और इस समय हमारे साथ शेयर मार्केट एक्सपर्ट आदित्य मनिया जैन जी जुड़ चुके हैं। आदित्य जी, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। आदित्य जी, जिस तरह से पिछले हफ्ते से ही हम देख रहे हैं कि जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, लगातार जो अडानी ग्रुप के शेयर्स हैं वो रसातल पर जाते जा रहे हैं, लगातार वो टूटते जा रहे हैं। आज भी शेयर मार्केट एक बड़ी गिरावट के साथ में खुला है। क्या अनुमान आप जता सकते हैं कि आने वाले समय में कब तक इसमें वृद्धि होगी और कितना ज्यादा नुकसान अडानी समूह को इस हिंडनबर्ग रिपोर्ट का झेलने को मिल सकता है? देखिए, अडानी ग्रुप में जब शुरुआत में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी जी, उसके बाद हमने देखा कि उनके शेयरों में तेज गिरावट आई, लेकिन दूसरे और तीसरे दिन जो है वो थोड़े संभल गए। और जैसे ही उनका एफपीओ का कंप्लीट हुआ, कुछ एचएनआई निवेशकों ने और रिटेल निवेशकों ने उनका धीरे से भरा,
उसके बाद उनके शेयर संभल गए। लेकिन कल जब ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई बजट समाप्त होने के बाद, तब से अभी तक मैं देख रहा हूँ कि लगातार गिरावट बनी हुई है और नीचे पे नीचे सर्किट लगे जा रहे हैं। पूरे अडानी ग्रुप का लगभग 40 से 50% तक रेट कम हो गए हैं। मैं INH के माध्यम से निवेशकों को कहूंगा कि अभी इस शेयर से दूर रहे और बाजार में देखो और इंतजार करो की नीति अपनाए। अडानी ग्रुप के जो शेयर है उनमें अभी खरीदारी करने के लिए मेरी सलाह नहीं है। हालांकि मेरा भी मैं डिस्क्लोजर दे दूं कि मेरा भी इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, 1-2 शेयर मेरे पास होंगे। लेकिन जहां तक बाजार की बात है कि बाजार कल बजट इतना बढ़िया आने के बाद बाजार ने लगभग 1300 पॉइंट की जो उछाल ली थी, वो अडानी ग्रुप के कारण जो है पूरे बाजार की जो हवा निकली है उसमें बैंकिंग और फाइनेंशियल जो सेक्टर है उन कंपनियों के शेयर तेज से गिरे और साथ में इंश्योरेंस कंपनियों के शेयर गिरने के 2 बड़े कारण है। एक तो सरकार ने जो इस बजट में 5 लाख रुपए जो है से ज्यादा के प्रीमियम को टैक्स दायरे में लेकर आए, तो वो एक बड़ा फैक्टर था। मैं समझता हूँ नेगेटिव न्यूज थी। और साथ ही कुछ इंश्योरेंस कंपनियां जैसे LIC और जो दूसरी प्रूडेंशियल है, SBI लाइफ है, इनमें भी अडानी की पोजीशन है, इसलिए इनके भाव लगातार गिर रहे हैं। बैंकों में भी मैं देख रहा हूँ कि अभी निफ्टी बैंक जो है वो लगभग 262 पॉइंट नीचे गिरा हुआ है। इसमें जो बड़ी बड़ी बैंक है, PSU बैंक है और प्राइवेट बैंक है, ये दोनों गिरी है। तो बाजार में अभी मुझे नहीं लगता कि शॉर्ट टर्म में बाजार में कोई बड़ा उछाल आ जाएगा जब तक कि कोई बड़ा ट्रिगर नहीं हुआ। कल रात को US में 0.25% बेसिस ब्याज दरें बढ़ी है, उसका भी भारतीय बाजारों पर फर्क पड़ा हुआ है। बिल्कुल आदित्य जी, जिस तरह से अडानी समूह ने यह भी फैसला किया है कि जो 20,000 करोड़ के सब्सक्राइब्ड FPO हैं उन्हें अब बेचा जाएगा, उसके जो पैसे हैं वो निवेशकों को वापस दिए जाएंगे, क्या ये अडानी ग्रुप के लिए एक सही फैसला साबित हो सकता है? साथ ही हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि FPO का इस मार्केट पर कितना असर होता है। देखिए, FPO की वापसी पर ग्रोथ की योजनाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, अडानी ग्रुप के। और उन्होंने ये बड़ा अच्छा फैसला लिया है, इससे उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ा। जो निवेशक है जो पैनिक में आ रहे थे उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ा। दरअसल FII, FDI और जो AMC है, म्यूचुअल फंड एजेंसीज है, जिनकी बड़ी पोजीशन अडानी में थी, उनकी लगातार बिकवाली से अडानी की शेयर नीचे में सर्किट में लगे हुए हैं। उन्होंने जो फैसला लिया है उससे आम आदमी का, आम जो निवेशक है और जो एनालिस्ट है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि भाई कंपनी ने पैसा वापिस ले लिया। हालांकि दूसरी अगर नजरिए से देखें तो जो 20,000 करोड़ है वो कुछ चुनिंदा लोगों का ही बड़ा पैसा था जिसको उन्होंने वापिस किया है, ठीक है। तो मैं नहीं समझता कि इसके आने से बजाय कंपनी के जो रेट है वो कोई संभलेंगे। उन्होंने निवेशकों के हित में, कंपनी के हित में ये अच्छा लगा है। लेकिन अभी भी अब जब ब्लूमबर्ग जैसी कंपनी एजेंसीज ने इनके बारे में कुछ बात कही है, तो अब सरकार और दूसरी एजेंसियां इनकी पूरी जांच करें और उसके बाद जो रिजल्ट आए उसके बाद अडानी ग्रुप जो है आने वाले समय में आगे बढ़ सके। लेकिन अभी नियर टर्म में मैं नहीं समझता कि इसका बाजार पे तो प्रभाव नेगेटिव है, लेकिन कंपनी पर अभी कोई पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा इसकी उम्मीद मैंने बहुत कम है। बिल्कुल, तो थोड़ा सा और इंतजार करना होगा, उसके बाद ही जो बाजार की स्थिति है वो वापस सुधर सकती है, उछाल की तरफ जो शेयर्स हैं वो जा सकते हैं। और अडानी ग्रुप की जो कंपनी है उसे भी इस वक्त काफ़ी आलोचनाओं से भी गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह की रिपोर्ट सामने आई है तो वैश्विक स्तर पर अब ये चर्चा का विषय बनी हुई है। बहुत शुक्रिया आदित्य जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से अपनी बात रखने के लिए और शेयर मार्केट की बारीकियों को समझाने के लिए। बढ़ते आगे और बात करते हैं आज की दूसरी खबर की, मधुशाला से गौशाला। जी हाँ, ये खबर मध्य प्रदेश से है, जहां शराबबंदी अभियान को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने मध्य प्रदेश सरकार को नया चैलेंज दे दिया है। उमा भारती ने कहा कि अब मधुशालाएं ही गौशालाओं के रूप में परिवर्तित होंगी, इसकी शुरुआत ओरछा से होगी। आपको बता दें, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती आज से शराबबंदी अभियान को लेकर मधुशाला में गौशाला अभियान की शुरुआत ओरछा से करेंगी। शराब की दुकानों को बंद करने के लिए मुहिम की शुरुआत ओरछा से करने देर रात वो ओरछा पहुंच चुकी हैं। उन्होंने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि ओरछा जैसी पवित्र तीर्थ स्थल पर गंगा जल और गाय का दूध मिलना चाहिए, वहां शराब मिलना बेहद शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि अधिकारी को जिले से ज्यादा राजस्व देने के लिए कहा गया तो उन्होंने जिले में शराब की दुकानों की संख्या बढ़ा दी। राम राजा सरकार के मंदिर के पहले दुकान खोलकर शराब को बढ़ावा दे रहे हैं। आपको बता दें, उमा भारती शराब की दुकान के बाहर उनके द्वारा गायों को बांधा जाएगा। उनके समर्थकों के द्वारा रात में शराब की दुकान के बाहर 7 से 8 खूंटे गाड़ दिए गए हैं।
तो उमा भारती ने नया चैलेंज सरकार को दे दिया है और कहीं ना कहीं अब सरकार की पेशानी पर बल भी ला दिए हैं इस नए चैलेंज के साथ। मैं सोच ही नहीं सकती हूँ कि हमारी सरकार में शराब की समस्या आ जाएगी। हम दिल्ली में विरोध कर रहे थे इसका, अभी हम छत्तीसगढ़ में विरोध कर रहे थे और उससे बुरी हालत हमने यहाँ कर दी। कोई मान मर्यादा नहीं रखी, 50 मीटर की रखी। ये दुकान की मर्यादा तो रोड से 50 मीटर की भी नहीं है। एक दुकान तो ऐसी थी कि बाउंड्री वॉल थी, बीच में इधर स्कूल था, इधर शराब और लड़कियों का स्कूल था, वो भोपाल में और करोन चौराहे पे भोपाल में, तो कोई मर्यादा ही नहीं रखी। मैं व्यक्तिगत द्वेष थोड़ी ना रखती हूँ अपनी सरकार से, अपने मुख्यमंत्री से। भाई है मेरे को और भाजपा मेरी पार्टी है, मोदी मेरे नेता हैं, तो इसलिए व्यक्तिगत द्वेष नहीं है ना, इसमें कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है ना, ये सिद्धांतों की बात है। सिद्धांतों की बात में तो हम सामने ही आ जाते हैं, खुले आ जाते हैं। अटल जी के समय से ही हमारी पार्टी में डेमोक्रेटिक सिस्टम, हमको खुला अधिकार है अपनी बात कहने का। भगवान राम तक ने अधिकार दिया था। जब भगवान राम राजा बने तो उनका जो पहला भाषण था उनने उसी में कहा, जो अनीति कुछ भाषो भाई तो पर जो कोई भय बिसराई। अगर मैं कुछ अनीति कह दूँ या कर दूँ तो आप बिना डरे मुझे टोक देना। बात तो यह है कि हम लोगों को दूध पिलाएंगे कि शराब पिलाएंगे। हम भाजपा हैं, हम राम का नाम लेते हैं, हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो हम जिस हिंदू राष्ट्र की या वो योगी वाले सनातन राष्ट्र की या वैदिक युग की, हम किसी की भी बात करते हैं, तो उसमें शराब पिलाई जाएगी कि दूध पिलाया जाएगा? दूध पिलाया जाना चाहिए। तो सुना आपने किस तरह से उमा भारती ने कहा कि हम बीजेपी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो हम लोगों को शराब पिलाएंगे या फिर दूध। और इस समय हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता के मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। के मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है INS 24/7 पर। के मिश्रा जी, ये पहली बार नहीं, इसके पहले भी कई बार इस विषय पर आपसे बातचीत हो चुकी है और अब उमा भारती ने एक नया चैलेंज सरकार को दे दिया है कि ओरछा जैसी पवित्र धार्मिक नगरी में शराब की दुकानें हैं, उन्हें अब गौशालाओं में परिवर्तित कर दिया जाएगा। लेकिन क्या के मिश्रा जी, इस बार आप मानते हैं कि पहले भी हालांकि उमा भारती ने काफी चैलेंजेस दिए थे सरकार को, लेकिन इस बार जो चैलेंज है और बीती रात वो ओरछा पहुंच भी चुकी है, उनके जो समर्थक है वो अब जितनी भी शराब दुकानें उसके बाहर में खूंटा गाड़ने की तैयारी कर चुके, कुछ जगहों पर गाड़ भी दिए हैं गायों को बांधने के लिए। तो क्या इस बार आपको लगता है कि उमा भारती अपनी बात पर अटल रहेंगी, बैकफुट पर नहीं आएंगी और ये चैलेंज पूरा करेंगी? जी देखिएगा, मौजूदा राजनीतिक दौर जो है जी, उसमें उमा भारती जी का राजनीतिक पद जी मौजूदा नेताओं से बहुत भारी है जी और जिन मुद्दों को लेकर वो अपनी बात कहती हैं जी उनसे कोई भी उनका या उनके परिवार का सरोकार नहीं है। वो सार्वजनिक हित की बात कर रही हैं। बिल्कुल। यदि उन्होंने गंगा की सफाई की बात की जब वो जल संसाधन मंत्री थी, तब क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही गंगा को अपवित्र कर दिया? कोरोना में लाखों लाशें गंगा में तैरती हुई आप लोगों ने देश को दिखाई है। क्या कारण है कि वो शराब पर चर्चा कर रही हैं तो मुख्यमंत्री जी सहित सभी लोग उनको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं? गौ माता को लेकर वो बोल रही हैं तो पूरी सरकार में बैठे लोग राजधानी भोपाल में गौ घोटाला कर रहे हैं, गायें गायब हो रही हैं, उनकी गायों की अस्थियां, उनके चमड़ों का भारतीय जनता पार्टी के लोग व्यवसाय कर रहे हैं। पूरी सरकार खुश है और खामोश है। और उसके बाद कहते हैं हम हिंदू राष्ट्रवाद लाएंगे, उसके बाद कहते हैं हम हिंदुत्व के पक्षधर हैं, उसके बाद कहते हैं हम रामलला के भक्त हैं, उसके बाद कहते हैं कि गौ की रक्षा हो। तो ये तमाम पापी लोग खुद ही धर्म के नाम पर पाप कर रहे हैं। तो उमा भारती जी गलत क्या कह रही हैं? जी, गलत नहीं कह रही हैं। और उन्होंने ये भी कहा है, जिस तरह से के मिश्रा जी की भाजपा जो है वो राष्ट्रवाद की बात करती है, हिंदू राष्ट्र की बात करती है, तो हम लोगों को शराब पिलाएं या दूध, ये हम पर है। तो क्या उनके इस बयान के साथ और साथ ही जो चैलेंज उन्होंने दिया है सरकार को, क्या उसके साथ कांग्रेस उनके साथ खड़ी है? देखिएगा, सरकार गरीब बच्चों के दूध को उसके मुंह से छीन रही है। सरकार नौजवान क्योंकि रोजगार की बात ना करें, इसलिए ड्रग बिकवा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग और शराब बिकवा रहे हैं ताकि खूब पियो, खाओ और पड़े रहो। रोजगार की तरफ, सरकार की तरफ आप देखें ही नहीं। तो ये एक षड्यंत्र के तहत नशा बिकवा रही है सरकार और सरकार में बैठे लोग, ताकि लोग रोजगार को सरकार से बात ही ना करें और नशा करके पड़े रहें। जब सरकार खुद शराब बिकवा रही है, आज 25 ग्राम की यदि कोई किसी के पास एक पुड़िया ड्रग की पकड़ में आ जाती है तो उस पर NDPC एक्ट लगता है। गुजरात के मुंद्रा पोर्ट में 25,000 करोड़ की ड्रग पकड़ाती है, अखबारों तक में उसकी खबर नहीं आती। तो ये कर रही है क्या सरकार? जी,
के मिश्रा जी, लेकिन क्या वजह आप मानते हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उमा भारती की मुलाकात हुई थी और तब उमा भारती ने स्पष्ट बयान दिया था कि जब तक नई शराब नीति नहीं आती है तब तक वो किसी भी तरह का चैलेंज सरकार को नहीं देंगी, अपनी बात नई शराब नीति के आने के बाद ही रखेंगी। अभी तो नई शराब नीति आई भी नहीं है, लेकिन इसके पहले क्या लगता है के मिश्रा जी की उमा भारती को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि उन्हें चैलेंज तुरंत देना पड़ गया? नहीं, देखिएगा जी, आज मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि जो आज नेता या जो लीडरशिप आज मध्य प्रदेश में सत्ता के साकेत में घूम रही है जी, वह लीडरशिप कहीं न कहीं जी उमा भारती जी के पास ही बैठी है जी। यह बात अलग है कि षड्यंत्र पूर्वक उनको हटाकर पैसा देकर लोग मुख्यमंत्री बने, नेतृत्व को रिश्वत दी गई है तब वो मुख्यमंत्री बने हैं, और आज इतनी उपेक्षा उस नेता की कर रहे हैं। हमारी वैचारिक शत्रु हो सकती है उमा भारती जी, मगर राजनीतिक मूल्यों में हम उनके समर्थक हैं, क्योंकि कम से कम वो भारतीय जनता पार्टी में लेकर रहकर भी सही बोलती हैं और हम सही बोलने वालों को पसंद करते हैं। चलिए, तो कहीं वैचारिक मतभेद है लेकिन राजनीतिक मूल्यों में समर्थक हैं, ये भी कह रहे हैं के मिश्रा जी। बहुत शुक्रिया के मिश्रा जी आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर विस्तार से अपनी बात रखने के लिए। तो ये थी दूसरी खबर। बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे आज की तीसरी खबर की, सिंहदेव पर सियासत। ये खबर छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ में अब सिंहदेव पर सियासत तेज हो गई है। अंबिका सिंहदेव के पति अमिताभ कुमार घोष ने इंग्लैंड से फेसबुक पर एक पोस्ट किया। अमिताभ ने पोस्ट में कहा है कि उन्हें भी 2-4 दिन का समय सोचने के लिए दिया जाए। इसके पहले पति की राजनीति छोड़ने की अपील वाले पोस्ट पर संसदीय सचिव अंबिका सिंहदेव ने कहा है कि मेरे खिलाफ पूर्व मंत्री द्वारा की गई अमर्यादित टिप्पणी से नाराज होकर ही मेरे पति ने राजनीति छोड़ने वाली पोस्ट की है, लेकिन मैं ऐसी गंदी राजनीति करने वालों से नहीं डरती, ना मैं इस्तीफा दूंगी और न ही मैदान छोड़ूंगी। अंबिका सिंहदेव ने कहा है कि भैयालाल जी 2023 के लिए तैयार रहे, मैं अपने क्षेत्र की जनता के साथ हूं। उधर रायपुर में पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा था कि कांग्रेस में सिंहदेव को अपमानित किया जा रहा है। इसी अपमान की पीड़ा में अंबिका सिंहदेव के पति ने फेसबुक पोस्ट किया था। सिंहदेव बहुत ही भद्र राजघराने से आती हैं। उनके पतिदेव साहब भी बहुत एकेडमिक आदमी हैं। कांग्रेस की जो राजनीति है उसमें पूरे सिंहदेव परिवार की उपेक्षा और सिंहदेव परिवार के बारे में जो दृष्टिकोण श्री भूपेश बघेल जी का है वो जग विख्यात है। और इस समय हमारे साथ खुद बैकुंठपुर विधायक और संसदीय सचिव अंबिका सिंहदेव जी जुड़ चुके हैं। अंबिका सिंहदेव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। अंबिका सिंहदेव जी, जिस तरह से ये पोस्ट पूरा सामने आया अमिताभ जी का, इसके बाद से तरह तरह की चर्चाएं ये शुरू हो चुकी है कि क्या इस बार का जो विधानसभा चुनाव है, इस बार इसमें आप क्या नहीं उतर पाएंगी, क्या कुछ और मन आप और आपका परिवार अब बना रहे। लेकिन हम खुद आपसे ही जानना चाहेंगे कि इस पोस्ट के पीछे की पृष्ठभूमि क्या है, किस तरह से आप देखती हैं और क्या अब इस पर आप मंथन भी कर रही हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं ये बात इस माध्यम से क्लियर कर देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं 2023 का चुनाव जरूर लड़ूंगी जी, और कांग्रेस के टिकट, कांग्रेस मेरी पार्टी अगर टिकट देगी तो वहां से बैकुंठपुर विधानसभा से मैं ही चुनाव लड़ूंगी। और रही बात अपमान की, बिल्कुल सही बात है, अपमान किया जा रहा है और पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं। जिस तरह के अपशब्द यूज किए जा रहे हैं भाजपा के वरिष्ठ लोगों द्वारा, पूर्व मंत्री जी द्वारा, हाँ, मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार बहुत आहत है। हम एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि इस तरह की भाषा का प्रयोग करके फिर अपनी बात से बदल जाएंगे। तो हाँ, दुख तो है, कष्ट भी है और मेरे पति ने ये कहा भी है, ये भी सच है, पर मैं पीछे नहीं हटूंगी। कुछ जिम्मेदारियां हैं जो मैंने अपने ऊपर ली हैं और मैं इन जिम्मेदारियों को पूरा करूंगी। मेरे लिए बैकुंठपुर मेरी कर्म भूमि और मेरी रणभूमि दोनों है और रणभूमि से भागने की आदत नहीं है। और यहाँ से हटके मैं सिर्फ अपने बच्चों ही नहीं बल्कि क्षेत्र की बाकी जो जनता जिस उम्मीद से देख रही है मेरी तरफ, उनको न निराश करूंगी और न ही उनके सामने एक गलत एग्जाम्पल सेट करना चाहती हूँ। जी बिल्कुल अंबिका जी, लेकिन जिस तरह से अमिताभ जी ने पोस्ट में ये भी कहा है कि आप
राजनीति छोड़कर या फिर इस्तीफा देकर पद से परिवार के पास आ जाएं। हालांकि ये बात तो सार्वजनिक भी हो चुकी है कि जो ये पोस्ट है इसके पहले किस तरह का घटनाक्रम हुआ हम उस पर नहीं जाना चाहते, लेकिन क्या आपको लगता है कि परिवार की चिंता एक तरफ है, सियासी जीवन एक तरफ है, अब दोनों में से अब कहीं ना कहीं आपके लिए भी एक कठिन परिस्थिति है कि चुनाव किस चीज का किया जाए, क्योंकि यदि आप सियासत में रहती हैं, परिवार की चिंता यथावत रहेंगी, तो ऐसे में कितना कठिन ये निर्णय आपके लिए होने वाला है, क्योंकि आगामी समय में चुनाव भी है, क्षेत्र की जनता ने पिछले बार भी आपको चुना है, तो इस बार किस तरह से आप सामंजस्य स्थापित कर पाएंगी? जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां भी होती हैं और मैं एक माँ भी हूँ, मेरे 2 बेटे हैं। अगर मैं इस तरह से बीच में जो जिम्मेदारी ली हूँ इसको छोड़ के चली जाती हूँ तो मेरे ख्याल से मैं अपने बेटों के लिए भी एक बहुत गलत एग्जाम्पल सेट करूंगी। और इस उम्र में जब उनके सीखने की उम्र है, हम सिर्फ कहकर नहीं अपने कर्मों से अपने आने वाली पीढ़ी को सिखाते हैं, तो मेरे लिए और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि मैं यहाँ रहूं और अपने काम को पूरा करूं। अंबिका सिंह देव जी, आपसे निवेदन है फोन लाइन पर बनी रहे हमारे साथ। इस समय हमारे साथ पूर्व मंत्री भैयालाल राजवाड़े जी भी जुड़ चुके हैं। भैयालाल जी, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। जिस तरह से आपने भी ये पूरा पोस्ट देखा होगा, अंबिका सिंह देव के पति ने पोस्ट किया है और उनसे एक अपील की है कि आप राजनीतिक जीवन छोड़कर अब पारिवारिक जीवन में लौट आए। इस पोस्ट पर आपकी प्रतिक्रिया, और साथ ही भैयालाल राजवाड़े जी, जिस तरह से अंबिका सिंह देव भी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, उनका ये कहना है कि जिस तरह से जो टिप्पणी की गई थी उनके खिलाफ वो अमर्यादित थी और इसी से उनका परिवार आहत है और ये पोस्ट उसका नतीजा है। जी देखिए, मैं कोई गलत टिप्पणी नहीं किया था जी, मैं केवल इतना ही बोला था कि विधायक जी, खाली चेहरा दिखाने से काम नहीं चलेगा जी। आप अगर चाहती तो ये जो प्रॉब्लम है जनपद का जी, जो सरपंच लोग सालों से इनको पेमेंट नहीं हो रहा है, इनका फाइल दबा हुआ है जी, आप चाहती तो आप तत्काल CO को हटा देती या बोल करके और उनको सारे लोगों को पेमेंट करवा देती। मैं ये बात बोला, लेकिन वो खाली को साली बनाने वाले एडिट जो किए हैं ना जी, ये गलत है। मैंने ऐसा शब्द क्यों बोलूंगा मैं उनको जी, मैं भी उनको सम्मान देता हूँ, बेटी के बराबर मानता हूँ जी, मेरे घर में कई बार आई गई हैं, लेकिन ऐसा मैंने कभी ऐसा सोच के नहीं बोला। मैं काम के बारे में जरूर बोला जी, और कोई ऐसी बात नहीं है। और आज उनके पति या उनके बच्चे जो भी बोलते हैं उनको पारिवारिक मामला है, उसको मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। जी अंबिका जी, आपने सुनी भैयालाल जी की बातें, जवाब दें। जी जी जी, जहाँ तक मेरे काम की बात है जी, तो जनपद की जिम्मेदारी जी, सबसे पहले जनपद सदस्यों की है जी, और अगर जनपद CEO सही से काम नहीं कर रहे हैं या फिर फाइलें रुक रही हैं तो एक लंबी प्रक्रिया है हमारे, और एक त्रिस्तरीय पंचायती राज चलता है। विधायक उससे अलग हैं, तो विधायक का काम ये नहीं है कि अधिकारियों को चेंज करना या अधिकारियों पे दबाव बनाना। काम अगर किसी कारणवश रुक रहा है तो हमारे जनपद सदस्य हैं, ये उनका अधिकार है इस बात को लेके कलेक्टर से जिला पंचायत CO से बात करना, इसमें इंटरफियर करना मैं समझती हूँ। ये रही पहली बात। और दूसरी बात, एडिट करने की जो बात है ये गलत बात है। कोई उसको हम कहीं से एडिट नहीं किया गया है। हो सकता है ये कहने के बाद और जब ये मुद्दा उठ गया उसके बाद सामने वालों ने इसको एडिट किया हो, पर ये बात तो फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगी। और जहां तक बात है तो ये लैंग्वेज की बात है, कौन किस तरह की लैंग्वेज यूज करता है ये सभी लोग जानते हैं, इस पे मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगी। मेरे लिए भी बहुत सम्माननीय है भैयालाल जी, और वक्त जरूरत जब भी जरूरत पड़ी है मैंने कोशिश की है एक जनप्रतिनिधि होने के कारण हर समय पहुंचने की, उसमें कोई बिल्कुल। तो अंबिका सिंह देव ने साफ तौर पर कह दिया है कि फिलहाल वो राजनीति से संन्यास नहीं ले रही हैं और इस साल का भी जो चुनाव है उसमें भी वो दमखम के साथ उतरेंगी इसी सीट से। और हमारे साथ पूर्व मंत्री भैयालाल राजवाड़े जी भी जुड़े थे, उनका कहना है
कि उन्होंने जो टिप्पणी की थी उसका गलत अर्थ निकाला गया। तो फिलहाल दोनों बातें अलग जगह हैं, दोनों बयान अलग जगह हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ 3 खबर सबकी नजर में आज हमने बात की इन 3 अहम खबरों की। कल हम फिर हाजिर होंगे 3 नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।